हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को प्रश्नावली 1.2 की सभी सवालें लगाकर बताने जा रहे हैं। आप पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, जिसमें 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट है। 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको अगला प्रश्नावली जो हमारी है 1.2 की सभी सवालें लगा के बताते हैं। देखिए, पहली सवाल क्या हमारी, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन सभी संख्याओं का क्या करना है, केवल हमें फैक्टर के रूप में लिखना। चलिए देखिए करते हैं। हमारी पहली संख्या थी क्या, पहली हमारी संख्या थी 140। देखो 140 की फैक्टर करना हमें, तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे 2 से काटेंगे जब, देखिए 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 शेष आया तो ये 10 हो, यानी 2 पच्चे 10। फिर देखिए 5 से कट रहा, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काट दीजिए, 7 एक 7। अब ये पूरा कट गया। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमें, 140 के बराबर मिला हमें 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस यही इसका अभाज्य गुणनखंड। बस इसे एक अलग रूप में भी आप लिख सकते हो। ये 2 2 बार है तो 2 के घात 2 कर दो, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखिए अगली संख्या और हमारी क्या थी, 156। चलिए फिर 156 को भी काट देते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से जा रहा है तो 2 सत्ते 14, 1 से आया 2 अट्ठे 16। अभी 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 1 यहाँ पे है, 2 9 18। देखो अब 2 से नहीं कटे क्योंकि पीछे विषम संख्या है। 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए 13 से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि 13 किसी से नहीं कटता, खुद से कटेगा तो 13 से एक बार। अब देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर से इसका अगर एक अलग रूप लिखेंगे तो 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए 2 घाते 2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये दो बार गुणे में। अगर 3 बार गुणे में रहता 2 तो हम 2 घाते 3 लिखते। जितनी बार गुणे में रहेगा उतना घाते में लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या हमारी थी 38 और 25। 38 और 25, इसे भी काटते हैं। 38 25 को देखिए, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी कट रहा। 3 एक 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 आया, 3 सत्ते 21, 1 आया, 3 पचे 15। देखिए 3 से अब कटेगा, अभी भी 3 से कट रहा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 आया, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, देखिए अब 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 2 यहाँ आया, उसके बाद आपका 5 बच्चे फिर 25 हो जाएगा। फिर अभी 5 से कट रहा, 5 का 5, 3 यहाँ पे आया, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अब इसका गुणनखंड हमें क्या मिला, यानी इसका फैक्टर हमें मिला 38 25 का फैक्टर मिला 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए इसे भी लिखना चाहेंगे तो ये 3 घाते 2, क्योंकि 2 बार था, गुणे 5 घाते 2, ये भी 2 बार है, गुणे 17। देखिए 17 अकेले है तो इसमें घात नहीं लगाना, ये खुद ही एक घात में होता ही है। ठीक है, अब देखिए अगली सवाल थी हमारी, ये तीसरी होगी। चौथी क्या संख्या थी हमारी, चौथी आपकी है 5005। देखिए हम सब ऐसे ही करना, हम सब करके नहीं बता रहे हैं। इसका फैक्टर आपका होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसे फैक्टर करेंगे, इसका ये आपका मान आएगा। इसी तरह एक संख्या और हमारे पास जिसका करना है 74 29 है।
देखिए इसका भी फैक्टर जो है 17 गुणे 19 गुणे 23, इसे आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, सभी करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यानी जैसे ये फैक्टर हुआ सेम इसी तरह में इसका भी फैक्टर करना है। चलिए तो हम अगली सवाल बताते हैं दूसरी। ठीक है, दूसरी सवाल हल करके आपको बता रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 2 है, क्या देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए हम फार्मूला पे भी सिद्ध करके बताएंगे और एक सवाल भी करके बता रहे हैं। इसकी पहली संख्या हमारी जो थी 26 और 91, 26 91। तो पहले हम एचसीएफ ही निकाल लेते हैं 26 का। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में भाग देना। ठीक है, तो 26 का भाग हमें देना है 91 में। तो 3 बार जाएगा, 3 छक 18 के 8 एक हासिल, 3 दूनी 6 एक 7। अब घटाएंगे, 11 हुआ, 11 से 8 जाएगा, अब 3 बचा आपका। यहाँ पे देखिए एक चला गया, केवल एक बचा, यानी यहाँ पे 13। फिर देखिए एचसीएफ में यही होता है, जो शेष आता है, अगर शेष आ रहा है तो जिससे भाग दे रहेंगे अगली संख्या, वो संख्या फिर से हम लिख देंगे इसमें भागे में, यानी 13 दूनी 26। अब देखिए ये हमारा पूरा पूरा कट गया। जब तक कि पूरा पूरा नहीं कटता तब तक हम भाग देते रहते हैं। अब हमें इसका एचसीएफ क्या मिलेगा 13। जिस संख्या से पूरा कट जाता है वही हमारा लास्ट में एचसीएफ होता है। ठीक है, इसी का अब हम निकालते हैं एलसीएम। देखो ये एलसीएम में कि इसी संख्या निकालना, यानी 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कट रहा, 13 दूनी 26 होता है। अब ये 2 से नहीं कट रहा तो उतार लेंगे। देखिए ये अभी 7 से एक बार कटेगा, छोटी संख्या से ही काटना शुरू करेंगे। ये 13 बार में 13 सत्ते 91 होता है। अब ये 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए एलसीएम हमें क्या मिला, एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 13। देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 दाम 140, 14 42, यानी 182 में मिला, यानी एलसीएम हो गया। चलिए तो फार्मूला क्या था हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए दोनों संख्या क्या थी हमारी, दोनों संख्या थी हमारी 26 और 91। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ, फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ करो। हमारा एलसीएम अभी निकला 182, गुणे एचसीएफ मिला था 13। ठीक है, अब देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2366। गुणा कर रखें, दोनों संख्याओं का हमें करेंगे तो 2366 आएगा। जब तक अगर ये देखिए ये अगर बराबर नहीं आएगा आप सवाल गलत किए हैं। यदि ये दोनों पक्ष बराबर है तो सवाल सही है। ठीक है, इसमें अभी 2 सवाल शेष है, तो आपको ये होमवर्क में दोनों सवाल शेष रहेगी जो आपको होमवर्क में करनी है। इसकी दूसरी सवाल और तीसरी सवाल ये आप सभी को होमवर्क में करनी है। बस आपको सिंपल सा एचसीएफ ऐसे निकाल देना है, फिर अलग से एलसीएम निकालना है, फिर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है और बराबर एलसीएम एचसीएफ जो निकाले रहेंगे उनका गुणनफल। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए यानी आपका सवाल सही है। ठीक है, उस अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल देखिए इन दोनों का आपको करना है, सॉरी यहाँ पे है, इन दोनों का करना है। अगली सवाल हमें 13वीं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। चलिए देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। संख्या हमारी है 12 15 21, 12 15 21। देखिए 12 15 और 21,
इनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 का गुणनखंड यानी 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3। देखिए 2 दूनी 4 3 12। फिर 15 का क्या होगा, 3 × 5। 21 का क्या होगा, 3 × 7। देखिए अगर इसी का हम पहले आप HCF निकाल लें, HCF निकाल लें तो HCF में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, यानी 3 हमारा HCF है। अब इन्हीं संख्या का हम क्या निकालेंगे, LCM भी। ऐसे ही जैसे ये किए हैं गुणनखंड यानी फैक्टर, इनका यही लिखेंगे हम। 2 × 2 × 3, फिर 3 × 5, 3 × 7। देखिए 3 7 21। अब एलसीएम में क्या होता है आपका, एलसीएम में जो ज़्यादा बार मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जो ज़्यादा बार मल्टीप्लाई में है वो पहले उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई में 2 था, ठीक है, ये उतार लिए। अब देखो जो तीनों में है, उन्हें तीनों में है ये एक ही बार उतारेंगे, ठीक है, और जो अलग अलग संख्या है ये भी उतार लेंगे, ठीक है। देखिए अगर यही 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार होता तो ये दोनों नहीं उतारते, केवल यही दोनों उतारते हैं, ठीक है। यानी जिसमें ज़्यादा बार मल्टीप्लाई में होगा वो पूरा उतार लिया जाएगा, और वह संख्या भले ही किसी अन्य संख्या में हो, इन दोनों में हो भले, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा बार है तो वही उतारा जाएगा। मान लीजिए इसमें 2 होता है, इसमें भी 2 एक और होता तो ये नहीं लिखते 2 2, खाली ये वाला दोनों 2 बार आया था वो लिखते। अब देखिए इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 पंजे 60, और 60 सत्ते यानी 6 सत्ते 42, तो ये 420 हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए इसी तरह हम आगे इसमें जितनी संख्याएं हैं आसान है, बहुत ही आसान है, छोटी छोटी सब संख्याएं हैं, इन्हें कर लेंगे। इनका तो सीधा सीधा एचसीएफ दिख रहा है क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं है, और एलसीएम में बस तीनों का गुणा ही कर लेना है, ठीक है, हो जाएगा। फिर इनमें देखिए, इनमें भी वही दिख रहा, 8 का 2 × 2 × 3 बार कर लेंगे, 3 × 3 कर लेंगे, फिर 5 × 5। एचसीएफ तो कुछ नहीं मिलेगा, एचसीएफ एक ही रहेगा कॉमन, क्योंकि सबका एक ही है। एलसीएम में भी सभी का गुणा है, इनका गुणा सब आपस में गुणा कर लेंगे, एलसीएम मान लीजिए निकालेंगे फैक्टर करके, लेकिन ये खुद ही पूरा पूरा एक संख्या जो कि किसी में कॉमन नहीं है। तो 8 × 9 × 25 × कर लेंगे तो वही आपका आंसर लास्ट में आएगा। चलिए हम अगली ये सवाल बताते हैं 4th नंबर की। HCF यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो हमें इसका जो है एलसीएम निकालना है। और हाँ, फार्मूले की विधि से, जैसे ये फार्मूला दिया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × एलसीएम पे। देखिए हमारी सवाल थी 4th नंबर की, ठीक है, ये आपकी तीसरी सवाल थी। तो 4th नंबर की सवाल दिया था, यानी 306 और 657 का जो है HCF दिया था कि 9 है, तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला वही लगाते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल हम पहले करते हैं, 306 × 657, ठीक है, ये दोनों संख्या गुणनफल हो गया। फिर क्या होता है, HCF × एलसीएम, ठीक है। तो HCF हमारा 9 था, गुणे हम लिख देते हैं एलसीएम जो नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसमें अब क्या करेंगे हम, अगर ये एलसीएम बराबर लिखना चाहेंगे 306 × 657, ये 9 बटे में आ जाएगा। देखिए 9 इसके गुणांक में, अगर पक्षांतर करते हैं तो बट्टे में आता है। देखिए प्लस वाला पक्षांतर करेंगे माइनस होता है, और माइनस वाला पक्षांतर करते हैं तो प्लस होता है। कभी भी चिन्ह जो है पक्षांतर होता है तो वो उल्टा पलट जाता है, बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस इधर प्लस आएगा, अब प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है, गुणे में है तो भागे में जाएगा, भागे में है तो गुणे में जाएगा। चलिए अब इस 9 को आप काट दीजिए, किसी भी संख्या को, दोनों कट जाएगा। 9 से काटिए, देखिए 9 × 3 = 27, 3 से 9 × 4 = 36, यानी एलसीएम बराबर 34 × 657। देखिए इनका गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना,
इनका गुणा देखिए हम पहले से कर रखे हैं, तो इनका गुणा करने पर आपका आएगा 2 2 3 3 8 यानी 22,338। ये आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कोई ऐसी संख्या अगर 6 पावर n है तो क्या वो 0 अंक पे समाप्त होगा? तो हम देखते हैं, यानी लास्ट में 0 आए। ठीक है, आप सवाल संख्या हमारी थी 5, यानी 5वीं सवाल आपकी जो है ये बोला है कि क्या 6 पावर n ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको पूछा है क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, तो आप लिखेंगे नहीं। नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का होना आवश्यक है। चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 बराबर 2 गुणे 3 में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके बताना चाहें, यानी कोई संख्या 0 पर कब समाप्त हो सकती है, तो एक संख्या हम लेते हैं जैसे 40 ले लेते हैं। ठीक है, ये 0 पे समाप्त है। देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड होगा क्या, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, फिर गुणे 2 गुणे 5, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब देखिए अगर इस संख्या में हम कहें इसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार हमारा कम से कम एक बार ये 2 गुणे 5 का रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। ये 0 पे समाप्त होने का एग्जाम्पल बताएं, इस सवाल में आपको ये करना नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल हमारी क्या है, अगली सवाल है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। इनमें दो संख्याएं हैं, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके आपको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, रीजन बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। सवाल नंबर आपका 6 था। पहली संख्या क्या थी, 7 गुणे 11 गुणे 13 और ये प्लस में 13 था। देखिए इतना एक पार्ट है, प्लस लग गया तो यानी 2 पार्ट में है ये। ठीक है, 2 पार्ट में, तो इसमें से हम कॉमन करेंगे, जो दोनों पार्ट में मिल रहा है संख्या वो कॉमन कर लेंगे। ये कॉमन कर लेंगे 13। ठीक है, 13 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा हमें, देखिए 13 कॉमन करेंगे तो डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं। 13 कॉमन करेंगे तो ये संख्या केवल बची 11 सते 77 प्लस यहाँ से कॉमन किए तो इसका 1 बचा है, तो ये 13 गुणे ये कितना हो जाएगा 77, 1 प्लस करेंगे तो 78। तो इसे 13 गुणे फिर से एक बार 78 का फैक्टर क्या होगा, 13 छक 78 होता है।
ठीक है, 13 छक 78। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, ये भाज्य गुणनफल भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, सॉरी ये छिप गया था, दिख नहीं रहा था। देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये संख्याएं हमें दी गई थी। इनमें से हमें 13 कामन किया गया है। 13 कामन करेंगे तो 7 गुणे 11 हुआ, ठीक है। 7 गुणे 11 को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और 13 कामन किए हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे भी 1 बचेगा, लेकिन ये गुणांक में था तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो इसलिए 77 प्लस 1 करेंगे तो 78 हुआ। फिर 78 का हम फैक्टर लिख देंगे, 13 छक 78। अब हम लिखेंगे क्या, कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक बार है, ठीक है। बस यही इतना लिखना रीजन में। चलिए इसका एक पार्ट और है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या था, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस में था फिर आपका लास्ट में 5। देखिए ये भी 2 पार्ट में हो, ये सभी गुणे में इसे तो एक ही पार्ट करेंगे, प्लस लग के 5 हो गया तो इसे 2 पार्ट में कहेंगे। अब पूरे में से 5 कामन करेंगे, जो बचा एक बार लिख लीजिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कामन हो गया, 4 बचा, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये प्लस में इसका 1 5। अब देखिए ये सभी गुणा करेंगे, ये पूरा गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, इतना गुणा करने पर आपको मिलेगा 1008 प्लस में 1, ठीक है। फिर 5 गुणे ये 1009 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हम इसमें 1 गुणे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी यही लिखना है रीजन, ठीक है। इसका भी यही कारण भाज्य होने का, ये भी संख्याएं भाज्य है, ये जो लिखी गई थी ये भी संख्या भाज्य है। इसका इसमें भी दोनों में यही चीज़ लिखेंगे, इस ये लिख के ये सवाल हल करने के बाद ये भी यही लिखेंगे, ये सवाल हल करने के बाद भी यही लाइन लिखेंगे। यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक बार है, ठीक है। चलिए एक सवाल और बची इस प्रश्नावली को भी हल कर लेते हैं। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक ही स्थान पे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, और पुनः प्रारंभिक यानी ये शब्द का इसमें यूज हुआ है, हमें इससे स्पष्ट है कि इसमें एलसीएम करना है, ठीक है। इन संख्या जो दिया गया था इनका हमें एलसीएम निकाल लेना है 12 और 18 का। देखिए सवाल नंबर हमें 6 था, इसमें संख्या क्या थी 12 और 18 का। अब देखिए 12 और 18 का हम निकालेंगे एलसीएम। 2 छक्के 12, 2 9 18, देखिए कामा है, ठीक है। 2 3 6, 9 नहीं कट रहा तो उतार लीजिए, फिर 3 से काट दीजिए, 3 का नम 3, फिर 3 त्रिका 9, 3 से काट दीजिए, 3 1 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको करना है। अब इसका फैक्टर देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36, यानी ये 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद छात्रों।